तो मैं हमेशा कहता हूं मैं रिच नहीं हूं, वेल्दी हूं। ये जो सपना जो आपने जर्नी अचीव की, ये हर आदमी का सपना है। एप्पल को 40 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने को, और उसके बाद 3 या 4 साल लगे 2 ट्रिलियन पहुंचने को। मतलब जो काम उसने 40-50 साल में किया, उसने अगले 3-4 साल में वही काम फिर से कर दिया। मैं कहता हूँ मार्केट खराब नहीं हुई, तुम्हारा मानसिकता खराब हुई। मार्केट तो रिएक्ट करेगी जिस तरीके से करना है, तुम क्या कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर इमोशनल, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स आर फंडामेंटल। इंडिया में भी आप देखेंगे मेरे फादर ने ना एमआरएफ के शेयर लिए तो भूल गए, आज करोड़पति बन गए। तो किसी ने ये नहीं बोला कि याद रख के करोड़पति बने, हमेशा क्या बोलते हैं, भूल गए थे करोड़पति बन गए। 50,000 शेयर यहाँ पे पड़े रहते थे अलमीरा में। अब 100 शेयर था, 7 लाख रुपए उसका मैंने बनाया, बेच के 7,000। तो म्यूचुअल फंड्स आपने कहा, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लोग पहला क्वेश्चन मुझसे फोन करके पता क्या पूछा, सर कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं? दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज क्यों खरीदूं? अब मार्केट नीचे आई हुई है तो लोग SIPs बंद कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, वो आपको रोकेगा। जब मार्केट नीचे गई हुई है तो आप बेचने से बच जाओ अपने स्टॉक्स। Get out of all this shit. Please don't trade if you are doing all these things. पूरा स्टेटमेंट ऐसा था, I'll tell you a simple way to become rich. कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया को बीट करेगी। आप अपनी सीट बेल्ट पहन लो ताकि आपकी रोजमर्रा के जीवन में प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद लंबे समय के लिए अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करो। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। एज़ यू नो, हमारे चैनल के 3 मोटोस रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 भगवान पे भरोसा, नंबर 2 कुदरत के साथ रहना, नंबर 3 पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑल द टाइम्स पॉजिटिव। और आज इस पॉजिटिविटी के ऊपर बात करने के लिए मैंने एक ऐसे शख्स को दावत दी है जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं पिछले 1 साल से उनकी वीडियोस देख देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। और आज की वीडियो में वो आपको बेसिक्स बताएंगे और कितने आपको किस नुकसान से बचा जाए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू संजय कथुरिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संजय जी, और मेरे लिए बड़ी ये प्राउड की बात है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। साल पहले से शुरू हुआ, मैं आपके साल 1.5 साल से वीडियोस देख रहा हूँ। इतनी वैल्यू आप वीडियोस में डालते हैं कि हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए होता है। तो मुझे तो विश्वास नहीं कि आज आप मेरे साथ बैठे हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच GS सर। और आपके साथ पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें मैं भी बहुत एनलाइटन हुआ था, और रिस्पेक्ट म्यूचुअल है। मैं तो कोशिश करता हूँ बस सरल भाषा में लोगों को मदद कर दें कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी रहे। जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, और बहुत लोगों को हेल्प मिल रही है। तो सबसे पहले, हालांकि आपकी जर्नी जो है मुझे भी मालूम है और काफ़ी लोगों को भी मालूम है, लेकिन मेरे जो दर्शक हैं, कुछ नए हैं ऑडियंस, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी मैं बात करना चाहूँ, क्योंकि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर जर्नी, हाउ यू मैनेज टू कम हियर एट दिस टाइम, जहाँ पे आप पहुँचे हुए हो। तो हर आदमी के लिए इंस्पिरेशन है। तो प्लीज़ अपनी आप थोड़ी जर्नी बताइए, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप। सब ड्रीम ही है, मुझे ऐसा लगता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा ONGC में काम करते थे पहले, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। टिपिकल जैसे मम्मी हाउसवाइफ, एक और भाई, 2 सिबलिंग्स। दादाजी की तबीयत ख़राब है तो वो साथ रहते थे। सो बिजनेसेस में पापा वाल की साइड को काफ़ी लॉसेस हुए, तो वो लोग शिफ्ट हुए, तो काफ़ी बर्डन आया। एंड हम लोग की एजुकेशन पे बहुत फोकस किया गया। मेरे फादर बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री करी, बैचलर्स करी, मास्टर्स करी, फिर मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन भी करी। तो इस करके उनका एक हमेशा से रुझान था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो पढ़ाई में फोकस रखे थे। वो खुद बहुत मेरे पे एफर्ट डालते थे, और आई थिंक उसका हमने बहुत अच्छा बेनिफिट रीप किया कि अच्छे से पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, MBA करी, CFA करी। तो ये सारी चीज़ें हमने करी, और विद गॉड्स ग्रेस जब हमने MBA पूरी करी तो एक अच्छा जॉब लग गया। जब एक अच्छा जॉब लगा तो करियर अच्छा ग्रोथ हुआ, एंड धीरे 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 करियर में ग्रो किया, फोकस किया कि अपनी खुद की स्किल्स को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं। सीखी, बहुत नई नई चीज़ें सीखी। इवन आफ्टर MBA कॉलेज के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के बाद असली पढ़ाई चालू होती है। राइट, जो स्किलिंग होती है वो आपकी पढ़ाई के बाद चालू होती है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा लोग ज़्यादा जागरूक हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, तो वो पहले से ही चालू कर देते हैं अपने आप को अपस्किल करना। बट टाइम्स मेरे टाइम पे बहुत अलग था, इंटरनेट उतना ईजी नहीं था। ठीक है। तो अब मुझे आज भी याद है जब हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे तो मॉडेम के थ्रू करते थे, और वो कैं की एक आवाज़ आती थी। कभी कनेक्ट होता था, कभी कनेक्ट नहीं होता था, बहुत महंगा होता था। फ़ोन एंगेज हो जाता, फ़ोन एंगेज हो जाते थे आपका, आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते थे तब तक। तो बहुत डिफरेंट लाइफ थी। आई थिंक आजकल के बच्चे तो शायद कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे इन सब चीज़ों को कि कौन सा ज़माना था वो।
एंड या सो दिस जर्नी वेंट ऑन और बहुत डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहा हूँ. 2006 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. 2008 से SIPs कर रहा हूँ. फिर 2013-14 से और SIPs में इन्वेस्ट करना चालू किया जब मुझे SIP की पावर समझ आई. और मुझे समझ आया कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसी चीज़ है जिसमें जितना आप कम एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे. बिल्कुल सही. और एक्टिव इनकम ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना पैसा बना लो. इसलिए एक्टिव इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है, पैसिव इनकम को पैसिव कहा जाता है. पर लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है हम ट्रेडिंग कर लें, कहीं से हमारे को जल्दी पैसे बन जाए, तो वो पैसिव में एक्टिव हो जाता है और एक्टिव में पैसिव हो जाता है. तो आई थिंक ये करना बहुत ही बड़ी गलती होती है लाइफ में. और जो लोग इन दोनों को अलग रखते हैं और अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस कर करके अपनी धीरे धीरे पैसिव इनकम ग्रो करते हैं, दे डू वेरी वेल इन लाइफ. बिकॉज कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है, पर जब कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आता है तो वो इतना बड़ा होता है कि आप फायदा भी नहीं कर सकते कि यार ये नंबर जिंदगी में अचीव भी हो सकता है कि नहीं. जो नंबर्स हमने अचीव किए 15-16 साल में, हम सोच नहीं सकते थे कि ये हो भी पाते हैं कि नहीं. और हमसे भी बेहतर लोग होंगे जिन्होंने उनसे भी अच्छे नंबर्स अचीव किए होंगे, पर मैं तो इतने में भी बहुत खुश था कि भाई एक अच्छा नंबर हमने अचीव किया लाइफ में. हमेशा से फोकस ये था कि एक टाइम आना चाहिए जब हमारे को किसी और के लिए नौकरी ना करनी पड़े. तो जिसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल कहा जाता है, तब ऐसा कोई टर्म नहीं था उसका. बस ये था कि नौकरी एक दिन बंद करनी है, और उस दिन बंद करनी है जिस दिन रोजमर्रा के जीवन के खर्चों का परेशानी ना हो कि भाई कल का पैसा कैसे आएगा, आज का पैसा कैसे आएगा. तो वो मैंने अचीव किया जब मैं 39 के आसपास का था. तो फिर मैंने फाइनली अपना जॉब छोड़ दिया और कंटेंट इंडस्ट्री में आ गया. उसके बाद से कंटेंट में लोगों को सजेशंस दिए, आइडियाज़ दिए, बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और उसी के साथ साथ कंटेंट लोगों को ऑथेंटिक लगा, ट्रस्टवर्दी लगा. तो भगवान की कृपा से कंटेंट में अच्छी ग्रोथ हमने पाई. पिछले 9-10 महीने के अंदर हमने चैनल चालू ही किया था और इंस्टाग्राम पे करीबन आज 1.2 मिलियन और यूट्यूब पे करीबन 6 लाख. तो इस तरह से नंबर्स हुए. मैं अगेन ये भी सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ होगा, चमत्कार हो जाएगा. बिकॉज जब मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यार पहले 1 साल में ना आपका यूट्यूब 10-15 हज़ार हो जाएगा सब्सक्राइबर्स जी. और वो नंबर हमारा अचीव हुआ था. मुझे आज भी याद है कि हमने 1000 सब्सक्राइबर से 10,000 सब्सक्राइबर्स की छलांग मुश्किल से 7 दिन में लगाई थी. वाह. तो मतलब गॉड कैन गिव यू एनीथिंग एंड कंपाउंडिंग कैन वर्क इट्स मैजिक. मतलब छलांग की टिप मुझे भी दीजिएगा. टिप बस मुझे लगता है कि कंटेंट में एक ही चीज़ चलती है, वो है ऑथेंटिसिटी, कंसिस्टेंसी. अगर आप कंसिस्टेंटली ऑथेंटिक कंटेंट दे दो तो आई थिंक लोग आपको ट्रस्ट करते हैं और धीरे धीरे फैलता है. इट्स अ नेटवर्क इफेक्ट, एक से एक, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड बस यही जर्नी रही है. एंड नथिंग ग्लोरियस. आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन. मतलब मैं कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हूँ, मैंने बहुत कोई हजारों करोड़ नहीं बनाया. बट जो मैंने बनाया, तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं रिच नहीं हूँ, वेल्दी हूँ. रिच होता है जो व्यक्ति जिसके पास बहुत अथाह पैसा. वेल्दी वो होता है जिसके पास कम पैसा हो पर अपना टाइम खुद का. तो काफी लोग मैंने देखा है कि रिच हो जाते हैं, वेल्दी नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेडमिल पे, एक रिगमरोल में चलते रहते हैं. अभी आज किसी की तनख्वाह 20 लाख रुपए महीने भी है, बहुत ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, पर वो रिगमरोल से निकल ही नहीं पा रहे. तो वो रिच तो हो गए. 20 लाख रुपए भारत देश में बहुत कम लोगों की तनख्वाह होती है महीने की, पर वो उस ट्रेडमिल से उतर नहीं पा रहे, तो वो वेल्दी नहीं हुए. जब आप उस ट्रेडमिल से उतर सको, मुझे लगता है उस दिन आप वेल्दी बन जाते. तो ये जो सपना जो आपने जर्नी अचीव की, ये हर आदमी का सपना है. हर आदमी यही, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले यही सोचते हैं कि जैसे जहाँ पे आप पहुँचे हो वो किसी तरीके पहुँचे. तो इस जर्नी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी को भी, जो गलतियाँ ना करे, ताकि जर्नी वो ये जल्दी से पूरी हो जाए? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि इस जर्नी को जल्दी पूरा करना ही सबसे बड़ा वो है, मुझे लगता है कि एक बैरियर है. हमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देर कमाने का सोचना है. मैं सबको ये कहता हूँ, आप ज़्यादा मत कमाने का सोचो, आप ज़्यादा देर कमाने का सोचो. क्योंकि जब आप ज़्यादा देर कमाने का सोचते हो ना, तो आप ज़्यादा कमा ही लेते हो. पर लोगों को क्या, ज़्यादा और जल्दी, ये 2 चीज़ों पे फोकस रहता है कि यार जल्दी जल्दी ज़्यादा पैसा बन जाए. और ये रेसिपी है आपके करियर में डिजास्टर की. एक बार मैं चाली मंगर का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने बोला मेरे लाइफ में मेरा एक ही बड़ा गोल था. बोलते क्या? बोला मुझे वो गलतियां नहीं करनी जो 99% लोग करते हैं. अच्छा. अब कितनी सिंपल सी बात बोली उन्होंने कि 99% लोग क्या गलतियां करते हैं. जल्दी पैसा बनाना है, ज्यादा पैसा बनाना है, छट्टा खेलना है. मतलब मेरे को बस कोशिश करना था कि वो गलतियां ना करूं, और वो गलती नहीं करी. और देखो वो जब तक उनकी डेथ हुई तो वो कहाँ पहुंच गए. तो आई थिंक मेकिंग वेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी इजी इन लाइफ. यू जस्ट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सम ट्रैप्स. ठीक है. और मनी ट्रैप्स में सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि आप जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं. दूसरा मनी ट्रैप ये है कि मनी की साइकोलॉजी ना थोड़ी अलग चलती है.
मैं इसको कहता हूँ, जैसे आप समझिए कि अगर आपका कोई फेवरेट ब्रांड है, समझिए एप्पल है, एप्पल के फ़ोन पे 20% डिस्काउंट लग गया, तो लोग लाइन लगा के एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं। पर एप्पल के स्टॉक पे 20% का डिस्काउंट लग गया, तो लोग एप्पल का स्टॉक नहीं खरीदेंगे, रादर जो है वो बेच देंगे। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यहाँ भी तो सेल लगी है ना भाई, तो यहाँ क्यों नहीं आप उठाते हो? मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक का रिकमेंडेशन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यस। तो लोगों को डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे। एप्पल को 40 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने को, और उसके बाद 3 या 4 साल लगे 2 ट्रिलियन पहुंचने। मतलब जो काम उसने 40-50 साल में किया, उसने अगले 3-4 साल में वही काम फिर से कर दिया, और आज वो $3 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है। राइट। सेम माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो कंपाउंडिंग हर जगह अपना मैजिक करती है। लोगों को लगता है ये तो इतनी बड़ी हो गई और कितनी बड़ी हो, कभी कभी वो अच्छा काम कर रहे होते हैं और बड़े होने के उनमें स्कोप होते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मनी के साथ सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के जर्नी में रोज इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे। ये पेड़ बनाने वाला हिसाब है जी, पेड़ उगाने वाला। आपने बीज डाल दिया, अब आप पानी डालते हो, उसके बाद आपको रोज नहीं देखना कि अरे अरे आधा इंच बढ़ा कि नहीं, 1 इंच बढ़ा कि नहीं। बढ़ जाएगा 5 साल में, 3 साल में, 10 साल, जो उसकी उम्र होती है बढ़ जाएगा, और फिर वो आपको जिंदगी भर फल देता रहेगा। आपको बस उसका टेक केयर करना है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है कि इन्वेस्टमेंट में आपने एक बार बीज बो दिया, थोड़ा पानी डालते गए, वो बड़ा होगा, फिर आपको फल दे देगा। अब यहीं पे वो प्रॉब्लम आती है कि मार्केट्स ऐसे तो चलती नहीं है, दिल की धड़कन भी ऐसे नहीं चलती, बिल्कुल। दोनों ऐसे नहीं चलती, कभी नहीं चलती। ऐसे चलती हैं। यस। ठीक है, टक 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 टक। अब मार्केट नीचे गिरती है तो लोगों का साइकोलॉजी खराब हो जाती है। मैं कहता हूँ मार्केट खराब नहीं हुई, तुम्हारा मानसिकता खराब हुई है। अच्छा। मार्केट तो रिएक्ट करेगी जिस तरीके से करना है, तुम क्या कर सकते हो? तो शॉर्ट टर्म में मार्केट्स आर इमोशनल, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स आर फंडामेंटल। ठीक है। तो आप शॉर्ट टर्म जो ब्लिप्स है मार्केट के, उनसे दूर रहिए। ये आपका गेम नहीं है, और ये एक झटके में कवर होती हैं। बस आपको बैठे रहना है मार्केट में। सबसे बड़ा गेम ही है कि आप बैठ कितने टाइम सकते हो, राइट। कितने टाइम तक बोर हो सकते हो। जितना आप ज्यादा बोर होगे उतना ज्यादा पैसा। और यही सबने किया, जिन लोगों ने मैसिव वेल्थ बनाई है, वो लोग बोर होते रहे, बस काम करते रहे, इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, और पैसे बन गए। कम एक्टिव रहो, बोर होते रहो। बिल्कुल। यूएस में एक रिसर्च की थी जी सर, आप तो यूएस से हैं तो आपको पता होगा, कि पता किया कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसने बनाए, तो आंसर निकला नर्सेज ने, क्योंकि वो लेके भूल जाती थी। इंडिया में भी आप देखेंगे, मेरे फादर ने ना एमआरएफ के शेयर लिए तो भूल गए, आज करोड़पति बन गए। तो किसी ने ये नहीं बोला कि याद रख के करोड़पति बने, हमेशा क्या बोलते हैं, भूल गए थे करोड़पति बन गए। तो आपको इन्वेस्टमेंट करके भूलना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, और वो आप कब कर सकते हो, जब आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट हो। अगर आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट है, आप इन्वेस्टमेंट करके भूल सकते हो, बिल्कुल भूल सकते हो, और आपका मनी मैनेजमेंट करेक्ट हो। एक इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी भूलने वाली। सत्यम कंप्यूटर का एक शेयर था, जब मैं काम करता था 1990 के आसपास, 90-95 में। तो 8 रुपये 9 रुपये 8 रुपये 9 रुपये इसका भाव होता था। 10-10 20-20 हज़ार शेयर इधर कर लिए, उस ट्रांसफर डीड साथ में मुझे स्टेपल होती थी। तो आगे चलते रहते थे। तो मेरी अलमीरा में, स्टील की अलमीरा होती थी, उसके ऊपर अखबार का बिछा होता था, कपड़ा, कागज सा, मुझे याद है। हाँ। तो उस पर कपड़े को रखते थे। तो वहाँ पे मैं शेयर रखता था, तो 10,000 12,000 शेयर। तो वो ट्रेड करते रहे। कुछ सालों के बाद सफाई कर रहे थे, अखबार बदलने का वक्त आया, तो 100 शेयर सत्यम कंप्यूटर से नीचे से सर्टिफिकेट थे, उसके साथ ट्रांसफर डीड लगी, नीचे से मिल गए। तो उस समय पता क्या भाव था? 7,000 रुपये। सत्यम कंप्यूटर का 7,000 रुपये का भाव था, और हमने 8 रुपये 9 रुपये। तो मेरे पास, मैंने देखा, मैंने कहा यार, मेरे 50-50 हज़ार शेयर यहाँ पे पड़े रहते थे अलमीरा में। अब 100 शेयर था, 7 लाख रुपए उसका मैंने कमाया बेच के 7,000 में। बाद में वो मिट्टी हो गया, अलग बात है। कंपनी खराब हो गई। लेकिन आप ये देखो कि भूलने की बात आपने की, तो मुझे याद आई कि कोई सी चीज़ थोड़ी सी भूल भी जाओ तो टाइम। कुछ लोगों ने सर, जैसे बिटकॉइन का एग्जांपल है, लोगों ने 2010 में $1 $2 में लिया था, आज $1 लाख हो गया। सही। तो हाँ, ये कठिन समय होता है, बिकॉज इस पूरे इतने लंबे होराइजन में आपका वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, क्रैश भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, और अब जाके वो 1 लाख हुआ। तो वो 69 गया, फिर 11,000 आया, तो डर लगता है। बिल्कुल। पर अगर आप किसी चीज को लेके कन्विंस्ड हो तो आप होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक जब आई थी एज अ कंपनी, लिस्ट हुई थी, करीबन 100 करोड़ के आसपास की उसकी मार्केट कैप थी 20 साल 25 साल पहले। आज 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप। तो यानी आपका पैसा 1000 गुना हो गया। 25 ईयर्स में अगर आपका पैसा 1000 गुना हुआ है, अमेजिंग रिटर्न। एशियन पेंट्स 24,000 गुना हुआ है पैसा 40 साल में। तो वेल्थ कंपाउंडर्स आपके पास होते हैं।
मैं आपको, चलो आप शेयर्स नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, मैं आपको एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देता हूँ। 1995 में HDFC फ्लेक्सी कैप आया था। कोई भी म्यूचुअल फंड आता है 10 रुपए की NAV होती है, तो 10 रुपए पे आया था, आज वो 2000 का है। म्यूचुअल फंड 30 साल में 200 टाइम्स, यानी सालाना 19% का CAGR। अब आप मुझे बताइए, अगर आप लेके भूल चुके होते तो एक स्टडी भी हुई थी, अगर किसी ने 10-10 हज़ार की SIP की होती उसमें, तो आज उसके पास 22 करोड़ रुपए होते। अब 22 करोड़ में ना आप देश के टॉप 0.1% में चले जाते हो। सही। आपने क्या किया था उसके लिए? कुछ भी नहीं, बस डालते गए और भूल गए, वो पेट बड़ा हो गया। इवन इंडेक्स आप ले लो, इंडेक्स ही ले लेते हैं, बिल्कुल, इंडेक्स पे भी देख लो। आपको शर्त याद, नैस्डैक मुझे याद है 2008 में जब क्रैश हुआ था तो नैस्डैक 1000 हो गया था, बिल्कुल, आज 21,000 हो गया। 2001 में ये 5000 था, उसके बाद क्रैश हुआ, 2007 में 1000 आ गया, और लोगों ने कहा दोबारा कभी ये 5000 नहीं होगा, और आज 21,000 है। देख लो आप, और बड़ी जल्दी हो गया था। हाँ, तो बट अगर आप 16 साल में भी देखें तो 20% का CAGR है। राइट। तो इसमें भी आया था, किसी ने अगर $3000 की SIP करी होती तो उसके $4.5 मिलियन हो चुके होते। तो मतलब पॉइंट क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स में गलती क्या नहीं करनी, कि आपको जल्दी बाहर नहीं जाना। आप अगर जल्दी, क्योंकि कंपाउंडिंग वैल्यू दे ही नहीं सकती ना आपको, उसमें टाइम, उसका टाइम लगता ही है। अब 10 रुपए को 2000 रुपए होने में लगे 30 साल, पर आपका क्या गया भाई? आपने तो जनरेशनल वेल्थ बना ली ना। और म्यूचुअल फंड में फायदा है कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स है, वो कभी जीरो नहीं होगा। यस, वो बास्केट होता है, ठीक है ना। स्टॉक तो कभी भी जीरो हो सकता है, इसलिए मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता, क्योंकि मैंने पीछे ना, मैं स्टॉक्स नहीं करता। अच्छा, मैं, मेरे पोर्टफोलियो में मेजर चंक सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और ETFs होता है। ओके, क्योंकि दोनों बास्केट है, और बास्केट को नीचे गिरते हुए खरीदने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, नैस्डैक 100 अभी अक्टूबर से थोड़ा नीचे गिरा था पीछे, तो मैं खरीदता गया, अभी आ गया है, वापस ऊपर हुआ, फिर आज वापस अभी नीचे गिर गया, फिर भी मैंने 6 महीने में 16% रिटर्न बना लिया। अब 6 महीने में 16% रिटर्न बनाने में मेरी क्या समझदारी लगी? मेरा डिसिप्लिन लगा। यस, समझदारी नहीं लगी। बिल्कुल। तो समझदार लोग मुझे नहीं लगता पैसा कमाते हैं इस इंडस्ट्री में, इसलिए कोई भी मैंने अरबपति इकोनॉमिस्ट नहीं देखा। कोई मेरे को अरबपति इकोनॉमिस्ट बता दोगे, यार ये इकोनॉमिस्ट है, अरबपति बना है स्टॉक मार्केट से, नहीं बनते। बिकॉज इकोनॉमिस्ट का टाइम, वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रोकर्स बनाते हैं पैसा। हाँ, ब्रोकर्स का तो धंधा है ना वो, दैट इज देयर एक्टिव इनकम। उनका नेगेटिव तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा, इट्स देयर एक्टिव इनकम। शाम को घर ले, आपको पता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सर रेवेन्यू पिछले 4 साल में 4 गुना हुआ है। ओके, विच इज अ 40% CAGR। ठीक है। उनका प्रॉफिट भी 4 गुना हुआ है, विच इज, तो उसमें मेरी कोई इंटेलिजेंस नहीं लगी कि 16% हमारा जो है रिटर्न बना 6 महीने के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय ऑन डिप्स, अच्छी चीज़ें खरीदो, और जब सस्ती होती रहती हैं खरीदते रहो। एक और भी कहानी आई थी कि अगर हर बार आईफोन जब लॉन्च हुआ था उतना ही पैसा आपने आईफोन के शेयर्स में डाला होता तो आप मिलियनेयर होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई रूल बना लो इन्वेस्टमेंट के ना, और फिर स्टिक करो बस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज आपको लॉन्ग रन में एक ठीक ठाक रिटर्न्स दे देती है। अब आप ये ऑप्टिमाइज करने बैठो क्या ये मुझे बेटर देगी या ये बेटर देगी, आई थिंक वो लड़ाई में ना फिर आप जीत नहीं सकते। आप अपनी नीड, रिक्वायरमेंट, रिस्क एनालिसिस के हिसाब से देख लो। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिड कैप कंपनीज भी ले सकते हो, स्मॉल कैप कंपनीज भी ले सकते हो, और छोटा होराइजन है तो आप लार्ज कैप कंपनीज पे जाओ फिर, क्योंकि आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते। बहुत ही छोटा होराइजन है तो हाइब्रिड पे जाओ, यानी डेट भी लो, इक्विटी भी लो। तो ये चीजें, बेसिक चीजें अगर आप अपनी ठीक कर लो तो आपको वेल्थ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो म्यूचुअल फंड्स आपने कहा, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को? देखिए, म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना गोल तय कीजिए। ओके, कि मुझे कितने साल में किस पर्पस के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है। राइट डाउन दीज 3 थिंग्स। मुझे 5 साल में गाड़ी चाहिए, 5 साल गाड़ी चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, ये आपका गोल हो गया। ओके। अब 5 साल के दौरान आपको निवेश करना है। अब 5 साल ना बहुत लंबा अवधि नहीं होती, तो इसमें क्या आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अब आप स्मॉल कैप मिड कैप ले लेते तो अभी तो मैं सारे 25% डाउन है, तो अब आप स्ट्रेस में आ जाओगे, क्योंकि अब आपका गोल पूरा कैसे होगा अगर मार्केट 2 साल वापस नहीं आई। तो 5 साल का होराइजन छोटा होता है, तो इसमें आप प्योरली स्मॉल कैप मिड कैप पे इन्वेस्ट चाहिए। आप लार्ज कैप, इंडेक्स, हाइब्रिड, इन सब पे रहिए। थोड़ा डालना है तो पूरे पैसे में से 10% आप मिड कैप स्मॉल कैप डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाकी आप रहिए लार्ज कैप और हाइब्रिड में। ठीक है। अब आपका गोल बड़ा हो गया, आपने बोला 10 साल बाद मेरे को घर चाहिए, तो 10 साल बाद अगर घर चाहिए, 10 साल बाद घर चाहिए और उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हो, आप मिड कैप स्मॉल कैप भी जोड़ सकते हो। आपको 20 साल बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है,
तो आप और ज्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल सकते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आपको देते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप। सिंपल गोल, ड्यूरेशन, अमाउंट, यहां से शुरुआत कीजिए। लोग क्या करते हैं सर, लोग पहला क्वेश्चन मुझसे फोन करके पता है क्या पूछेंगे, सर कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदूं? दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज क्यों खरीदूं, क्या पर्पस है। अगर तुम्हारा पर्पस डिफाइंड है तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। तो फिर तुम रिटर्न्स की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है जब छोटी ड्यूरेशन होगी तुम्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे, तो उसमें तुम सेफ एसेट्स में जाओ। जब लंबी ड्यूरेशन होगी तो तुम्हें रिटर्न्स अच्छे बनेंगे, तो तुम्हें रिस्की एसेट्स में जाओ। सो दिस इज हाउ यू कंपोज योर पोर्टफोलियो। और यही मिस्टेक लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं, उनको 3 साल में जो गोल अचीव करना है उसके लिए स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं। उनको लगता है जल्दी जल्दी पैसे बन जाएंगे, और फिर ये जो हाल हुआ अभी स्मॉल कैप 22% नीचे चले गए। तो हमारा जो स्मॉल कैप का रूल है वो है कि 10 साल का ग्रोथ अगर होराइजन होगा तो स्मॉल कैप जुड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। और फिर डिप्स में भी एंटर करते रहो जब भी कोई डिप आए, जब जैसे अब उसके dip लिए आई हुई है। देखिए, उसके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल अलग रखें। राइट राइट। वो अपॉर्चुनिटी कैपिटल है। एसआईपीज चलने दो अपनी Yes, मंथली। वो चलने एक आपने अपॉर्चुनिटी कैपिटल बना लिया कि मैंने 10 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनाया, मार्केट 20% गिर गई है, मैं जरा 2 लाख रुपए का इंडेक्स खरीद लूं। हो सकता है मार्केट 10% और गिर जाए, नो प्रॉब्लम, मैं 2 लाख का और इंडेक्स खरीद लूंगा। इंडेक्स नहीं कहाँ जाना है, या वो कहते हैं ना इंसान और मार्केट्स ऊपर ही जाएंगी। बिल्कुल। अभी मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें शायद आपने ये कहा था कि जो SIPs हैं वो मेच्योरिटी तक काफ़ी देर तक लोग कंटिन्यू नहीं करते। नहीं मतलब कितने परसेंट लोग, हाई परसेंटेज थी कि वो बीच में ही छोड़ देते हैं। अब मार्केट नीचे आई हुई है तो लोग SIPs बंद कर रहे हैं, बिल्कुल कम कर कर रहे हैं, जबकि इसके बिल्कुल उलट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही तो करते हैं कि महंगा स्टॉक हो जाए, खरीद लेते हैं, नीचे जाके आम इन्वेस्टर्स तो फिर कहते हैं यार जो मैं शेयर खरीदता हूँ वो नीचे जाता है, जो बेचता हूँ वो ऊपर जाता है। उन ये कहते हैं यही मनी साइकोलॉजी है। यस यही मनी साइकोलॉजी है एग्जैक्टली। क्योंकि अब क्या होगा ना, 5 साल बाद कुछ लोग, हम जैसे लोग आके बोलेंगे कि अगर आपने 2025 में ये म्यूचुअल फंड खरीदा होता तो आज आपका रिटर्न इतना होता। यस। तो आपको सुन के तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हाँ यार अगला क्रैश होगा तो मैं खरीदूंगा, पर क्यों नहीं खरीद रहे करते भाई? नहीं है। जब 2008 था सर, हमने तब भी खरीदा। 2020 में मैंने जम के खरीदा तो उसका बेनिफिट लिया मैंने। अब जो चीज मैंने 2016 से चालू करी, 2020 तक आई, वो नीचे गिर गई, मैं फिर भी लगा रहा। मेरा वो यूनिट मैंने 50 रुपए से लेना चालू किया 2016 में, वो बड़ा 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 2020 फरवरी तक उसने मेरे को 0 रिटर्न्स दिए, 0, 3.5 साल तक 0 रिटर्न्स दिए। फिर वो 25% क्रैश कर गया। अब आप सोचो कितने लोग टिक पाएंगे इसके बाद? हम टिके रहे। वो यूनिट आज हमारी एवरेज बाइंग 77 रुपीज की है, वो चला गया था 225, अभी चल रहा है 185। तो भी तो मेरे से महंगा ही है, मैंने जितने से खरीदा उतने से महंगा ही है। और ये तो मौका आ गया, 40 रुपए जो टूटा है अब मैं 185 में खरीद रहा हूं, वापस 225 चला जाएगा। आज नहीं जाएगा, 1 साल बाद जाएगा, 2 साल बाद जाएगा, जाएगा तो सही, तो मेरी एवरेज और ठीक हो जाएगी। तो मैं सर, मेरे से ना शॉर्ट टर्म सोचा ही नहीं जाता। अभी अभी मेरी टीम मेरे साथ बैठती है, बोलता हूँ भाई यार 1 साल में अपने 6 लाख के आसपास हो गए यूट्यूब पे, यानी अगर अपन 5 साल काम करेंगे तो अपने 2-2.5-3 मिलियन हो जाएंगे। बोलते सर आप इतना लंबा कैसे सोचते हो? मतलब ऑप्शन क्या है? बस शॉर्ट टर्म, देखिए बिल गेट्स कहते हैं कि यू ओवर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 1 ईयर एंड यू ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट व्हाट यू कैन डू इन 10 ईयर्स। आप 10 साल में क्या कर सकते हो आप सोच ही नहीं सकते। सर 10 साल में एक व्यक्ति अगर अच्छे से अपने आप पे मेहनत करे ना, उसकी 25,000 की तनख्वाह साल की, महीने की 25,000 की तनख्वाह, वो आराम से महीने की करीबन 4-5 लाख रुपए लेके जा सकता है, 20 गुना बढ़ा सकता है। ये ताकत है 10 साल की। 3,650 दिन होते हैं 10 साल में। तो बहुत सिंपल है, लॉन्ग टर्म सोचिए। ऐसे ब्लिप्स आते हैं उनसे मत डरिए, इनको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी कैपिटल है तो। अब कहां क्यों डर लगता है, मैं उसका कारण बताता हूं। साइकोलॉजी के और अंदर जाते हैं, क्यों लोग इस टाइम पे मार्केट से पैसा बाहर निकालते हैं। उसका एक मेजर कारण है क्योंकि जब वो निवेश कर रहे होते हैं वो अपना सारा पैसा मार्केट में डाल देते हैं। ना वो अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, ना वो अपने लिए कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं, ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब क्या है कि मार्केट जब नीचे जाती है ना सर, तो जॉब मार्केट पे भी इंपैक्ट आता है। अब एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, ठीक है, उसने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। अब उसको डर लग रहा है मेरी जॉब चली जाएगी क्योंकि मार्केट में रिसेशन आ गई है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेगा कि भाई कल को अगर मार्केट, मतलब मेरी जॉब चली गई तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अरे तुमने इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाया पहले? 6 महीने के खर्चे तुम नहीं रख सकते अपने पास? 6 महीने के, कि भाई तुम्हारा घर का खर्चा 50,000 है तो 3 लाख की एफडी नहीं बना सकते तुम? पहले 3 लाख की एफडी बनाओ फिर निवेश करो।
तो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस जो है ना, देखिए आप गाड़ी में बैठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आपको घर से निकल, पेट्रोल चेक करते हैं गाड़ी में है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं गाड़ी, स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? शीशे सेट करते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट पे। अच्छा, सीट बेल्ट के बिना आप गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो एक नॉर्मल जेस्चर है ना आपका, यस यस, मतलब आप वो इतना नॉर्मल है कि आप भूल ही गए कि वो नॉर्मल, मतलब वो yes, बताना भी चाहिए मेरे को। बिल्कुल। सर वो सेफ्टी है। लाइफ में ना 3 बड़े रिस्क है, सिर्फ 3। आपकी इनकम खत्म हो सकती है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये 3 ही बड़े रिस्क है ना। पहला रिस्क है आप किसी की इनकम खत्म हो गई, यानी कि या तो उसके जॉब खत्म हो गई या उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई। इसके लिए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना बिल्ड करो। ठीक है, आज नहीं होगा, पहले दिन नहीं होगा, धीरे धीरे बिल्ड करो। बिल्कुल। ठीक है, तो आपके ऊपर सबसे पहले आपका पहला रिस्क था, उसकी सीट बेल्ट आपने पहन ली। जी, क्या? इमरजेंसी फंड। बिल्कुल। अब दूसरा रिस्क क्या है? किसी की हेल्थ खराब हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। 10 लाख रुपए की लो, अच्छी इंश्योरेंस लो, राइट, दे दो प्रीमियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा है किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। अब डेथ में उसको नुकसान नहीं होता, उसका तो चलो जो हो गया हो गया, पीछे वालों को नुकसान होता है। तो पीछे वालों पे क्या लायबिलिटी है? अगर फैमिली है तो उनको कितने साल इनकम देनी है? क्या मेरी इनकम इतनी, मतलब इतने पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं छोड़ के जा रहा हूँ तो जितना कमी है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों की शादी करानी है, आपको लगा जी मेरे को 2 करोड़ रुपए अगर मेरे जाने के बाद मेरे को कुछ अकस्मात हो जाए तो मेरे परिवार को 2 करोड़ रुपए चाहिए, उससे वो अगले 20 साल निकाल लेंगे, तो आप 2 करोड़ की इंश्योरेंस कर लो, टर्म इंश्योरेंस करो, बस। बहुत सो बढ़िया। तो आपने क्या किया? तीनों सीट बेल्ट पहन ली। अब आपको किस बात का स्ट्रेस है? अब आप निवेश करो राइट, अपने गोल्स के हिसाब से। आपने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, आपको रिटायरमेंट चाहिए, आपको फॉरेन घूमने जाना है, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको क्या चाहिए, इन्वेस्ट, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दैट्स इट। क्यों? अब आपकी सीट बेल्ट सेट है ना। यस, कल को व्यवसाय जॉब चला गया तो जॉब 6 महीने तो नहीं जाता ना, राइट। 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा, आप ढूंढोगे ना। आपको तसल्ली है कि 6 महीने का 6 महीने का अपने फंड पास है, रनवे है। अभी बड़ा जहाज उतरता है तो उसको बड़ा रनवे चाहिए होता है, राइट, छोटा जहाज उतरता है उसको छोटा रनवे चाहिए होता है। अब अगर आप यंग है तो 6 महीना रख लीजिए, आपकी शादी हो चुकी है 12 महीना रख लीजिए। राइट, तो बहुत सिंपल है सर, पर लोगों को करना नहीं है। जब निवेश का टाइम आता है तो वो घर के गहने बेच के निवेश करते हैं। राइट। अरे क्यों? क्यों कर रहे हो भाई? क्या क्या मतलब इतनी आफत क्या आ गई है? और उसके बाद जब मार्केट गिरती है तो नहीं, निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो। इसलिए मार्केट इज अ प्लेस टू ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, बस। और ये मैं बता रहा हूं आपको, टाइमलेस लर्निंग्स वॉरेन बफेट से मिलेंगी, आप उनको पढ़ लो। हमारे सब, मेरी सारी लर्निंग्स लाइफ की उनसे हैं, पीटर लिंच से हैं, चार्ली मंगर से हैं। क्योंकि मेरे को दिखता है, मैंने सब करके देखा सर, मैंने स्टॉक ट्रेडिंग करी, मैंने ऑप्शंस किया, सब कुछ करके देख लिया। नहीं, ये तो सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने का, जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। मतलब आप सोचो सर, आपको कोई आके एक स्कीम बता रहा है कि यार आपको कुछ करना ही नहीं है, बस पैसे डालने हैं, पैसे बढ़ जाएंगे। बस इस साइकोलॉजी तक पहुंचने के लिए आपको उन रास्तों से गुजरना पड़ता है। सर मुझे जो ऐसा लगता है कि रास्ते आज वो टाइम, पहले क्या था, एक तो हमारे सिस्टम में एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाई नहीं गई। आज अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ लेते हो, रमित सेठी की बहुत अच्छी बुक है आई टीच यू हाउ टू बी रिच, बहुत अच्छी अच्छी किताबें आ चुकी हैं, आप उनको पढ़ लो ना। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, 10-10 हज़ार रुपये डाल देते हो, 5,000 रुपये डाल देते हो। इडली डोसा भी खाने जाते हो तो 200-300 रुपये लग जाते हैं। कोई छोटी सी जगह पे वड़ा पाव भी खाते हो तो 25 रुपये लग जाते हैं। तो भाई एक 200 रुपये की किताब वो छोड़ो, चलो हमारे जैसे फ्री पॉडकास्ट देख लो, सही बात है। 2 घंटे ये देख लो, क्यों पूरा टाइम नेगेटिव चीज़ें देखनी? इसमें से एक भी बात समझ आएगी, आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, लेने की इच्छा हो तो कहीं से भी फ्री में चीज़ें मिलती हैं। किताब में, इतनी बड़ी किताब है, एक कोबे- पॉइंट भी उसको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकती है वो। सर कोबे ब्रायंट एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर Yes. थे, उनकी एक बात ना मेरे ऐसे जहन में रहती है, मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ और मेरे को बोलने में मज़ा आ जाता है। वो कहते हैं, इफ़ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। मतलब कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए तो दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है भाई। कोई आज तो रिसोर्स की कमी नहीं है, आज कोई रिसोर्स की कमी को लेकर रोए तो उसको बात करना चाहिए जो बंदा 1960 में 70 में पैदा हुआ है कि 1980 में हम लोग पैदा हुए। हम नहीं, आज नहीं रो सकता व्यक्ति रिसोर्स के लिए। आज सब कुछ अवेलेबल है, हमारे पास कुछ नहीं था सर, आपके पास और भी डिफिकल्टी थी। तो हर जनरेशन ने अगली जनरेशन के लिए काम आसान किया है। अब उसके बाद भी अगर आप क्रिप करोगे तो ठीक है, चॉइस आपकी। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। वो आपको रोकेगा, जब मार्केट नीचे गई हुई है तो आप बेचने से बच जाओगे अपने स्टॉक्स, जो बेच के आप घर का खर्चा चलाने के लिए मजबूर, फिर बाद में पछताओगे कि अभी यार इतनी नीची मार्केट गई तो हमने बेच दिए। तो
वो वक्त होता है खरीदने का। हालांकि माहौल वहाँ ऐसा होता है उस टाइम पे, जब नीचे मार्केट जाती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, नीचे जाती है मार्केट तो लोग बेचने पे आते हैं, ऊपर जाती है तो खरीदते हैं घर के हाँ, गहने सही बेच के भी, जबकि होना चाहिए उलट। छोटा सा मैं एग्जांपल दे के इस बात को कहूँगा, मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई एक 2008 में जो क्राइसिस आया, हमारे हाउसिंग प्राइसेस जो है ना बहुत नीचे गिरे क्रैश कर गए। अमेरिका में। तो जो घर 4.5 लाख का था 2009-2010 तक गिरते गए 1,35,000 का आ गया $4.5 लाख वाला घर, ठीक है, 5 लाख वाला भी घर, एक 34 एक 35। तो मैंने एक 70%। हाँ जी, तो मैंने एक घर अपना पहले वाला घर 2008 में खरीदा मैंने, फर्स्ट घर अपना रेजिडेंशियल जो प्राइमरी रेजिडेंस है। तो मैं जब बात करता था कि अब 6 महीने के बाद मैंने कहा यार इतना सा एक 35 का घर मिल रहा था जो 5 लाख का, उसकी लास्ट सेल 5 लाख में हुई। मैं कहा $5 लाख वाली चीज़ मेरे को मिल रही है 1.35 में, और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है बन रही है मेरी 20% डाउन देने के बाद $500 कुछ, उसका $1,300 रेंट के लिए तैयार बैठे हैं लोग। मैं ख़रीदने लगा तो मेरा एक जेम्स एक आदमी था, लड़का मेरे साथ काम करता था, वो कहता रियल एस्टेट में काम करता है वो कहता आर यू श्योर यू बाइंग, पीपल आर सेलिंग, यू आर बाइंग दिस। मेरे को लगा यार कैसी साइकोलॉजी है। मैं क्या अब कब खरीदोगे आप? जब मैं जीरो हो कहा, जाएगा। हाँ, कहता अभी इट्स नॉट टाइम टू बाय। मैं कहा ऐसा है जेम्स, मेरे को याद है टेबल पे बैठे हुए मैंने उसे कहा जब तुम खरीदोगे ना तब मैं ये वाला घर बेचूंगा आपको। तो लो जी 2-3-4 साल मैंने 4 घर खरीद मारे उसी तरह 2009-10 में। वो मेरे घर 3-3.5 में मैं निकल गया, अब वो 5.5 के अब दोबारा। लेकिन मैंने फिर जेम्स को उसी को कुछ सालों के बाद, मेरा कोलीग था, इकट्ठे काम करते थे, मैंने कहा जेम्स आई एम सेलिंग दिस होम फॉर 300,000, यू रिमेंबर यू सेड कि 1.35 में जब मैं खरीदा था आप कह रहे थे खरीदने का गलत टाइम है, तो मैंने तब कहा था आपको कि मैं बेचूंगा। अब लोग सारे खरीद रहे हैं क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, तो 3-3.5 लाख में मैं बेच के निकल गया। और जो 1.35 का खरीदा था 1,40,000 मैंने उसका किराया लिया, 2016 को लगभग बेचा मैंने उसको जाके, 1,40,000 किराया लिया उसका मैंने, और उस घर को 3 लाख में बेचा। प्रॉपर्टी फ्री कर दी आपने। तो आप सोचो कि कितना डिप जो होते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत बड़ी ब्लू चिप स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, जब वो गिर जाएं आप स्टडी करो उनके फंडामेंटल्स देखो, जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तो वापस जाएंगे। एक्चुअली सर लोगों को ना रिटर्न चाहिए ओवरनाइट। राइट। अगर आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक रिलायंस जैसा स्टॉक अभी उनका जो बोनस एडजस्टेड कोविड में 350-400 रुपये हो गया था, आज वो 1600 होके आया, अभी 1200। सर 5 साल में 3 गुना हो गया, 26% साल का रिटर्न होता है। कम है क्या? कम है क्या? बहुत अच्छा है। और अगर आप होल्ड करते हो और ये 10 साल में आज से 2 ही गुना होता है, ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 2 ही गुना होता है अगले 5 साल में, तो भी भाई आपका कितना हो गया? आपका तो 6 गुना हो गया ना, यानी 10 साल में 18% का CAGR। मतलब लोग ना, एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम ये है, उनको वो ना, मैं इस मेंटालिटी को 2 तरीके से देखता हूँ। एक होता है चूहा मेंटालिटी, एक होता है शेर मेंटालिटी। चूहा को क्या करना है, रोज जाना है, थोड़ा कुतर के आ जाना है, थोड़ा कुतर के आना है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी जैसे हम कहते हैं ना, कि रोज गए थोड़ा थोड़ा लेके आ गए, और एक दिन वो ट्रैप हो जाता है, ठीक, और जब वो ट्रैप होता है उसकी सारी कमाई चली जाती है, मतलब देन ही इज गॉन। पर एक शेर जो होता है ना, वो एक बार शिकार करता है और वो शिकार करके आराम से खाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपकी मेंटालिटी चूहे वाली है कि शेर वाली, ये आपको तय। बहुत गहरी बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप शेर, मैं कहता हूं ऐसा नहीं कि शेर बनने के लिए आपके पास पैसे बहुत चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, आपके पास 10,000 रुपए भी है ना, तो आप उसको निवेश कैसे करते हो उससे प्रवृत्ति पता चल जाती है। आज 10,000 है ना, 10 साल बाद ये 10 लाख होगा, उसके 10 साल बाद ये 1 करोड़ होगा, उसके 10 साल बाद ये 10 करोड़ होगा। आज 10,000 है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे आप 10,000 से बिहेव करते हो ना, वैसे ही आप 10 करोड़ से भी करो, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति चेंज नहीं हो सकती ना। अचानक से आपकी प्रवृत्ति नहीं चेंज होगी कि आप 10,000 में तो बहुत ही वो थे, ट्रेडर थे, 10 करोड़ आ गया तो आप वो बन गए, 10 करोड़ आप बड़े सटोरिया बन जाओगे। सही बात है। पर अगर आप 10,000 से डिसिप्लिन थे ना, तो 10 करोड़ में और भी डिसिप्लिन हो जाओगे। पर संजय जी आज की डेट में बहुत सारे लोग इसे गैम्बलर जिसे कह लो या ट्रेडर्स बन के आते हैं। एक बंदा मुझे मिला तो मुझे कहता, मैंने दिखाया, मैंने कहा 20% के करीब तेरा मैं रिटर्न बना सकता हूँ पर यार 20% तो बहुत कम है यार, 3-4 साल से काम कर रहा था, कहता 20% तो यार 20% क्या स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो मैंने कहा पिछले 3 साल में कितना रिटर्न है तेरा? अभी तो लॉस है। 3 साल से लॉस कर रहे हो और मैं आपको 20% प्लस बता रहा हूँ, आप माइनस में थे और आपको लगता है कम है 20%। ये साइकोलॉजी जो आप कर रहे थे बात, कि भाई लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई शेयर बताओ जी डबल हो जाए 6 महीने में,
अरे भाई फिर तो आप कसिनो में जाओ, कैसीनो जुआ खेलो, हाँ बन जाए तो ठीक है, नहीं तो दे के आ जाओ वहाँ पे। मैं ना सर उधर था श्रीलंका, तो श्रीलंका में ना वहाँ पे कसिनोज हैं। हम्म, तो मैं गया और मैं क्या करता था, सैटरडेज को कसिनो जाता था 2000 श्रीलंकन रुपए लेके, ठीक है इक्वल टू 1000 इंडियन रुपीज़। जी। हम गए अंदर, हमने रूले खेला, जो भी खेलना था खेला। वहाँ फ्री में खाना मिलता था, बढ़िया खाना ना खाते थे, मस्ती करते थे, 2 घंटा घूमते थे, जैसे 2000 रुपये खत्म होते थे बाहर निकल के चले जाते थे, वॉलेट ही नहीं लेके जाते थे। ठीक है तो ये लोग स्टॉक मार्केट के साथ करने लगते हैं, राइट। और ये वॉलेट भी लेके जाते हैं, जैसे ही लॉस होता है और लॉस पे पैसा डालते हैं, जैसे ही और लॉस होता है और लॉस पे पैसा डालते ऐसे हैं। ही है। तो लोगों को नहीं समझ आ रहा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना क्लोज टू नामुमकिन है। सेबी कहता है मात्र 7% लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा पा रहे हैं, और मात्र 1% लोग साल का 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा। यस सी दैट्स तो अमेजिंग। वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, ठीक है, ट्रैप होंगे। अभी मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ, एक कोई बहुत बड़ी ट्रेनर है, उनके अगेंस्ट सेबी ने नोटिस भी निकाला है। दिल दहला देने वाली कहानी है। लोग अपने जेवर गिरवी करके आ रहे हैं, लोग लोन ले रहे हैं ताकि वो ट्रेडिंग सीख सकें, और ट्रेडिंग का कैप, आप लोन लेके ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल भी खतरनाक है। ट्रेडिंग उस कैपिटल से की जाती है जो आपका एकदम यूजलेस कैपिटल हो, जो मतलब कसिनो में जाके हारने के लिए हाँ, तैयार मतलब है। जो आप जिससे रिस्क ले सको, वो रिस्क है भाई। राइट राइट। जब आप रिस्क के लेवल्स को समझते हो ना, मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि सर आपके पास एक थाली है, खाना खाते हो, खाने में मिठाई एक छोटा सा पोर्शन होता है, पूरी थाली मिठाई की नहीं होती। ऐसे नहीं होता कि आपने एक थाली पकड़ी, उसमें 56 चीजें, वो 56 की 56 मीठी है, अरे डायबिटीज होगा भाई। तो क्या होता है, आपके पास दाल होते हैं, चावल होते हैं, बोरिंग चीजें भी होती हैं जो आपको खानी है, तो आपकी बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स मेन होती हैं। ये जो है, ये तो गुलाब जामुन है भाई, ये तो खाने के बाद एक खा लिया तो समझ आई। तो कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो तो वो बोरोड कैपिटल से नहीं होना चाहिए, वो उस कैपिटल से होना चाहिए जो आपके लिए रिस्क कैपिटल है, यानी कि गया तो गम नहीं, ठीक है। और उसमें भी आपको पहले सीखना चाहिए, सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना चाहिए, और चौथा, अगर आप व्यवसाय करते हैं, यानी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां आप एक्टिव रहो जहां आपका जॉब है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपने उस दिन लॉस कर दिया, समझिए आपने सुबह सुबह ट्रेड लिया और आपका $1000 का लॉस हो गया, सर वो पूरा दिन आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। जॉब या से तो भी आप गए। रिवेंज में रहोगे, ठीक है, या रिमोर्स में रहोगे। राइट। इधर यू विल बी इन रिवेंज और यू विल बी इन रिमोर्स। या तो आपको गुस्सा आ रहा होगा या आप दुख में होगे, दोनों केसेस में आप अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाओगे। सो गेट आउट ऑफ ऑल दिस शिट, प्लीज डोंट ट्रेड इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपको ट्रेड करना है, सीखिए, सीखने के बाद पोजीशन साइजिंग होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, स्टॉप लॉसेस होते हैं, पूरा उसको सीखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और फिर करिए। और मैं फिर भी कहूंगा कि अपने मेन जॉब को कभी मत छोड़िए, ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर की तरह भी मत देखिए, और करना है तो पैसिवली ट्रेड कीजिए, ऐसे रोजमर्रा ट्रेडिंग मत कीजिए। अच्छा अभी एंट्री ले लूं, अभी वो जैसे स्कैल्पिंग कहते हैं, ये सब कहते हैं। कुछ लोग अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, 3 महीने का स्विंग करते हैं, 2 महीने का स्विंग करते हैं, मंथली पोजीशंस बनाते हैं। मैं मंथली पोजीशंस बनाता हूं जिसमें 1-1 महीने की पोजीशंस बनते हैं, और मैं प्रॉफिट करता हूं। ठीक है। क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मेरे को रोज वो चूहे वाला थॉट प्रोसेस नहीं है कि जाओ यस। आज 1000 रुपये बना लूँ, 2000 रुपये बना लूँ। एक पोजीशन लेंगे और प्रोबेबिलिटी का गेम खेलेंगे। पर नहीं जी, लोगों को प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं खेलना, लोगों को प्रॉफिट का गेम खेलना। उनको जैसे ही दिखता है ना ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, तो उधर यार अनलिमिटेड प्रॉफिट है, चल वहां प्रोबेबिलिटी होती है 2%, 5%, और हमारे ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है थोड़ा सा, 1.5% महीना, 2% महीना, पर प्रोबेबिलिटी होती है 90%, 95%। बिल्कुल। तो आपको मानसिकता को समझना है, आपको अपने आप को समझना है, और उसके बाद कैपिटल बोरोड नहीं होना चाहिए। निवेश के लिए और ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बोरोड नहीं होना चाहिए, पीरियड। कैपिटल आप बोरो करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए। अगर आप घर खरीद रहे हैं, शॉप खरीद रहे हैं, तो आप कैपिटल बोरो कर सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल एसेट क्रिएट हो रहा है। पर इसके अलावा मार्केट्स के लिए वो पैसा होना चाहिए जो आप निवेश कर सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए वो पैसा होना चाहिए जो आप मतलब हार सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम रिस्क कैपिटल होना चाहिए। अब वो आप जैसे जैसे करियर में बढ़ेंगे वो नंबर, अब जैसे लोगों को लगता है सर आप तो बहुत बड़े कैपिटल से करते हो, वो मेरे लिए छोटा है, मेरे लिए एक उतना पोर्शन है जो मैं हारा था गम नहीं। बिल्कुल। वो आपके लिए बड़ा हो सकता है, पर मेरे लिए तो वो पोर्शन में बहुत छोटा है। मेरी थाली का वो गुलाब जामुन ही है, छोटा सा गुलाब जामुन। सो वापस आता हूं, बार बार ये बात इसलिए बोलूंगा ताकि क्लियर हो जाए हमारी ऑडियंस को कि बिना बोरोइंग के ही इन्वेस्टमेंट करनी है, और ट्रेडिंग करनी है उस कैपिटल के साथ जो एकदम फ्री है,
जिसे आप रिस्क ले सकें। ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म नहीं, इंट्राडे नहीं। इंट्राडे तो कभी नहीं When you करते, talk about इंट्राडे नहीं trade- करते। एक बात सुनिए दर्शकों, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैं 37 साल से काम कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग में अभी भी ये कहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा। ट्रेडिंग मीन इंट्राडे डे ट्रेडिंग नहीं होता, बहुत मुश्किल है। जो स्विंग ट्रेडिंग, जो भी शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग हो गया, हाँ। तो उसमें एक बार जैसे इन्होंने बताया कि चूहा है, 2 बार 4 बार खा लिए, उसके बाद आप मर जाओगे। तो अगर हम इतने इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि ये कर सकते हैं, तो आप अगर 2 साल 4 साल से मार्केट में हो या नहीं हो, तो सोचिए भी मत, बोरो करके पैसा मत लगाइए। ये लाख रुपए की बात उन्होंने कही कि जो आप काम कर रहे हो उसमें बोरो करके मत लगाइए। एसेट्स क्रिएट करने के लिए अगर बोरो करने पड़े तो करिए, मकान खरीदना है, borrow दुकान कर खरीदनी सकते हैं। है। इन चीज़ों के लिए मत ऐसा करिए। तो अब संजय जी आते हैं कि मार्केट का अब नियर टाइम में क्या फ्यूचर देखते हैं। इंडियन मार्केट का काफ़ी डाउन हुई है, तो इज़ इट करेक्शन इज़ ओवर, ये फेयरली वैल्यूड है अब, या आप समझते हैं कि स्टिल ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यू हो चुकी सर है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्री नहीं करता मार्केट्स पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इक्विप्ड नहीं हूँ। और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि मार्केट्स आर इमोशनल इन द शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इन द लॉन्ग टर्म। एक थीसिस आपको मज़ेदार बताता हूँ। 2008 में जब मार्केट्स क्रैश हुई, तो कुछ कंपनी नेगेटिव ईवी पे मिल रही थी, एंटरप्राइज वैल्यू। मतलब मैं इसका सिंपल तरीके से उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी है, कंपनी के ऊपर 0 उधार है, कंपनी के पास 100 करोड़ बैलेंस शीट में पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव ईवी कंपनी। इसका मतलब ये है कि आज मैं अगर 50 करोड़ रुपए किसी वो कंपनी के शेयर खरीद लूँ, तो मेरे पे उधार नहीं है और मेरी कंपनी में ही 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो 50 प्लस हो गया, मैं तो 50 प्लस हो गया पहले ही दिन। जी। तो मार्केट जब नीचे जाती है ना, इस तरह की यूनिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। यस। तो आप तो अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनो, प्रॉब्लम स्कैनर मत बनो। लोग है ना प्रॉब्लम स्कैनर, अरे गिर गई, मर गए, बैंड बच गई। यही तो टाइम है अपॉर्चुनिटी का। जब कोविड आया, कुछ लोग डर के पूरा सब कुछ बंद करके बैठ गए। कुछ लोगों ने ग्लव्स की, पीपी किट की, और उसकी वो सैनिटाइजर की, हैंड सैनिटाइजर की फैक्ट्री खोल ली। उन्होंने 3 महीने में उतना कमाया जितना लोग 3 दशक में नहीं कमा सकते, क्योंकि उस टाइम डिमांड थी। तो यू हैव टू बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर, एन अपॉर्चुनिटी स्कैनर। आपदा में ही अवसर मिलते हैं सर। द बिगेस्ट बिजनेसेस एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। आपका एक दोस्त रहता है वहाँ पे अमेरिका में, तो उसने मुझे बताया था कि व्हेन पीपल गेट्स ग्रीडी, टाइम फॉर यू टू बिकम फियरफुल, व्हेन पीपल गेट फियरफुल, time to यू गेट ग्रीडी। उस दोस्त का नाम आप बता हाँ, दीजिए। वॉरेन बफेट ने बोला था। ये दोस्त तो नहीं है, बट ठीक है, गुरु हैं। उन्होंने एक बात बहुत बोली थी। पूरा स्टेटमेंट ऐसा था, आई टेल यू अ सिंपल वे टू बिकम रिच, शट द डोर। पहले उन्होंने बोला शट द डोर। ठीक है शट द डोर का मतलब होता है नॉइज मत आने दो। जी। When others are greedy, be fearful. When others are fearful, be greedy. That's it. उन्होंने इतनी ही बोली थी, और हम भी वही करते हैं। हम तो उनकी हर बात मानते हैं, वो जो बोलते हैं हम मान लेते हैं, और आज तक भगवान की कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मुझे लगता है कि वो मुझे वो नॉलेज जो है ना, वो मुझे क्षमता देता है टफ टाइम्स में खड़े रहने के लिए। मार्केट हाँ गिरेगी, ठीक, आ जाएगी वापस, 5 साल बाद आ जाएगी, ठीक है, मेरे को कौन सी जल्दी। एक ट्रक के पीछे पड़ा था, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो हमें हरिद्वार नहीं मिलना सर, हमारे को चाहिए कि धीरे धीरे चलते हैं, आराम से चलते हैं। सही। वेल्थ इज क्रिएटेड ओवर लॉन्ग टर्म, वेल्थ इज ऑलवेज मेड ओवर लॉन्ग टर्म। और अगर आप लॉन्ग टर्म का गेम खेल सके तो आप इतनी वेल्थ बना लोगे जो आप अपने जनरेशन में खर्च नहीं कर सकते। और अगर आप आज इक्विप नहीं हो, तो एक जनरेशन को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है अपनी फैमिली का स्तर ऊपर करने के लिए। तो इफ गॉड हैज गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी, कि भगवान ने आप पे कृपा रखी है कि आप अपने वो फैमिली का वो बनोगे, जनरेशन बनोगे जिसने फैमिली को अप कर दिया, तो आई थिंक यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। डोंट गैम्बल, डोंट फोकस ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्योंकि वही कि आदमी और स्टॉक मार्केट लंबे समय में ऊपर ही जाती है। तो कौन से सेक्टर्स आप सोचते हो कि अभी ज़्यादा गिर चुके हैं, और जब बाउंस बैक होगा मार्केट तो कौन से सेक्टर्स तेज भाग सकते हैं मार्केट से? सर मुझे हमेशा लगता है कि आपको उन कंपनीज पे या उन सेक्टर्स पे ज़्यादा बेट करना चाहिए जहाँ पे सरकार की नज़र है। तो अगर सरकार कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सरकार कहती है रेलवे नेटवर्क बढ़ाना है तो रेलवे कंपनी, सरकार कह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज। तो जहाँ सरकार का फोकस जाता है ना, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा खर्चा करती है, उससे ज़्यादा खर्चा तो कोई करता ही नहीं। तो जब सरकार बोल दी कि भाई मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है 10 लाख करोड़ का साल का, तो वो कौन बनाएगा? कंपनीज बनाएंगी। कौन सी कंपनीज बनाएंगी? जो लिस्टेड है वही पार्टिसिपेट कर। लार्सन एंड टुब्रो पार्टिसिपेट करेगी, दिलीप बिल्डकॉन पार्टिसिपेट। दे आर नॉट रिकमेंडेशन, एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज बढ़नी चाहिए, उनका
वो बढ़ेगा, ठीक है। कोई फिर जहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन चीज़ों को रोकेंगे, जैसे गेमिंग को रोकना चाहते हैं, तो ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनीज पे थोड़ा सा आपको पीछे हो जाना चाहिए। सो आपको देखना गवर्नमेंट का मूड क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कंट्रोल करती है, सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो उनका उस क्षेत्र में ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, ये सब में अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है। और पीछे देखा भी हमने अच्छी ग्रोथ हुई थी। अभी तो मार्केट करेक्ट हुई तो थोड़े सब करेक्ट हुए हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहेगा। एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, हालांकि आप कहते हैं कि मैं प्रेडिक्शन नहीं करता, जस्ट रफ आइडिया, 2025 के 31 दिसंबर को आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी सिर्फ 10% की रेंज प्लस माइनस करेगा। अच्छा, ऊपर भी और नीचे भी? हाँ, मुझे लगता है आज सारे? 22,500 है तो हम 21 से 24,000 के रेंज में कहीं पे रहेंगे। देखिए एग्जैक्ट नंबर प्रिडिक्ट करना जी, जी, तो क्वाइट डिफिकल्ट जस्ट एन है। आइडिया। मुझे लगता है 21 से 24,000 की रेंज में हम कहीं भी रहेंगे बाय द एंड ऑफ द तो ईयर। ऑल टाइम हाई नहीं लग सकता? ऑल टाइम हाई का देखिए अभी ताकत नहीं है, हम्म। एक मोमेंटम होता है ना, या तो वो मोमेंटम क्रिएट हो, कुछ ऐसी फैबुलस न्यूज़ आए। अभी वो फैबुलस न्यूज़ दिख रही नहीं है कोई कि आके 27,000 26,000 ले जाए वापस, अभी नहीं दिख रही। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट अभी कोई शॉर्ट टर्म में ऐसे मेरे को न्यूज़ नहीं दिख रही जिससे मार्केट्स तो बहुत एक्साइट स्लो हो। डाउन क्यों, किस कारण से इंडिया का स्लो डाउन economy बहुत slow down? रीजंस हुए हैं। पहला इंडिया ने काफ़ी रिटर्न्स दे दिए थे तो रिटर्न्स इन कैश हुए। ठीक है। सेकंड FIS छोड़ के गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए थे, वहाँ पे ट्रेजरी यील्ड्स बेटर हो रही थी। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का वो बहुत वॉर का सेंस चल रहा है कि भाई वो टैरिफ लगा देगा। उसके अलावा US को भी इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स बिग टाइम कि भाई आओ वापस घर आ जा, तो वो लोग जा रहे हैं। चाइना स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल, तो चाइना के रिटर्न्स बहुत अच्छे गए हैं। मैंने भी चाइना के इंडेक्स में पैसा डाला था, उसमें अच्छा रिटर्न्स बनाया, 25% के आसपास रिटर्न्स बनाए 6 महीने के अंदर। तो ऑल ऑफ दिस कंबाइंड फैक्टर्स हैव लेड टू दिस एक्सोडस कि जब लोग पैसा लेके गए। बट आप देखिए इतना पैसा अगर प्री कोविड बाहर जाता ना तो मार्केट ये जो 14-15% करेक्ट हुआ निफ्टी, ये करेक्ट होता 35%। वो तो हमारा भारतीय पैसा अब आने लग गया ना सिस्टम में। और देखिए हमें सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा। कोई भी देश की इकोनॉमी तभी सेल्फ सफिशिएंट होती है जब निवेश होता है देश में। आज गवर्नमेंट स्कीम्स क्यों लेके आती है, बहुत सारी गोल्ड की स्कीम ले आती है, कुछ स्कीम लेती है, क्योंकि वो मोबिलाइज करना चाहती है कैपिटल को। कैपिटल जितना स्टेल पड़ेगा उतना देश कम ग्रो करता है। जैसे कैपिटल मोबिलाइज होता है और वो काम में लगता है तो देश बहुत तरक्की करता है। मनी सर्कुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना बिल्कुल इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो मनी US इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैसिव मनी सर्कुलेशन है, मतलब रुकता ही नहीं है पैसा वहाँ पे। बिल्कुल। एंड यू सी द इम्पैक्ट कि इतनी आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चलो गुड, आपकी अच्छी बात ये बताई आपने कि मार्केट नीचे भी बहुत ज़्यादा स्कोप्स आपको नहीं लगता? अब नहीं लग रहा मेरे को, आई थिंक 10% का पेन मैक्सिमम लगता है मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं लगता। मैं अगेन आई एम नॉट अ गॉड और इकोनॉमिस्ट, बट ये रेंज मेरे को लगती है कि 21 से 24,000 में हम दिखने चाहिए साल के एंड में। पर दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं इस बात पे कंसेंसस है उनका कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया को बीट करेगी लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल करेगी सर। देखिए मैं आपको इसके कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ। आज अगर दुनिया की 100 सबसे बड़ी कंपनी आप निकालें मार्केट कैप के हिसाब से, टॉप 100 में इंडिया की सिर्फ 3 कंपनीज हैं, रिलायंस, HDFC और TCS। जिसमें इंडिया की जो पहली कंपनी है वो रिलायंस है और वो आती है नंबर 65 पे। तो 64 कंपनी से हमसे ऊपर हैं जो इंडिया की है ही नहीं, सब US, ताइवान, सऊदी, चाइना और यूरोप में कुछ एक देशों की। तो यानी इंडिया में स्कोप है ना ग्रो करने का। दूसरा, इंडिया की स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो अच्छा करेंगी। जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज आज 500, 1000, 2000 करोड़ की हैं वो कल को जाके 5 से 10 साल में 10x होंगी, 15x होंगी। आपको उदाहरण देता हूँ, 2014 में जो 250 स्मॉल कैप, पहली सबसे बड़ी 250 स्मॉल कैप कंपनी थी, वो उसमें से 3 कंपनी 2024 में लार्ज कैप बन गई। 3, उनका एवरेज रिटर्न 43 टाइम्स था 10 साल में। और जो कंपनीज ना लार्ज कैप बन पाई ना मिड कैप बन पाई, स्मॉल कैप ही रह गई, उन्होंने भी औसतन 3 से 5 गुना रिटर्न दिया। तो देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो ये प्रोग्रेस आएगी आएगी। हाँ, टाइम्स आएंगे जब थोड़ा फ्लैट होगी मार्केट, इट्स ओके, पार्ट ऑफ, अगेन एज आई सेड, पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाती, चलती नहीं, तो कर्ज ऐसे ही होना है। हाँ, पहाड़ी पे चढ़ते हो आप, रुकते हो, सांस लेते हो, फिर चढ़ते हो, फिर रुकते हो। तो ये सांस ले रही है, मोमेंटम थोड़ा सा, हाँ मोमेंटम टूटा है, बट पर टारगेट ऊपर है चोटी। बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये मैं सुनता हूँ वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट को बात करते हुए, वो कहते हैं कि इंडिया के बगैर अब किसी का भी गुजारा नहीं है। अगर आप अमेरिका, यहाँ पे लोग देखते हैं उसने ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, पर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा वहाँ पे अमेरिका के ऊपर हो चुका है, क्योंकि बड़ी की पोजीशंस पर इंडियंस बैठे हुए हैं। तो इंडिया का इंटरेस्ट वो वहाँ से बैठ के देख रहे हैं। तो इंडिया को कोई भी वर्ल्ड की, यूरोप ले लो, कोई ले लो, इग्नोर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए आज इंडिया का कंजम्पशन बास्केट करीबन 120 लाख करोड़ का है जी, साल का।
तो इसमें HUL भी है, HUL तो इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है, यूनिलीवर तो ग्लोबल कंपनी है, PNG ग्लोबल कंपनी है, कोक ग्लोबल कंपनी है, पेप्सी ग्लोबल कंपनी है, तो उनका धंधा भी तो आ रहा है यहाँ से बहुत बड़ा, और ये धंधा बड़ा ही होगा आगे जाके जब रूरल एरियाज में कंजम्पशन और बढ़ेगी, ठीक है, रूरल सेक्टर्स ग्रो करेंगे, स्मार्ट सिटीज आएंगी, तो क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये लोग को तो चाहिए कि कंजम्पशन बढ़े, ताकि नहीं तो अमेरिका की पॉपुलेशन क्या है, 30 करोड़, ठीक है, ये छोटे और कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या है, सबसे बड़ा कंजम्पशन ही 2 देश कर पाते हैं, चाइना और इंडिया। चाइना ऑब्वियसली उनकी पर कैपिटा GDP बेटर है, तो हमसे ज्यादा कंजम्पशन कर पाती है, हम अभी थोड़े पीछे हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे हम भी। तो ये तो प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में तो इंडिया जो है वो ज़्यादा बड़ा रोल अदा करने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। बिल्कुल करेगा। तो आज आप 63वें नंबर की, अगर 64वें नंबर की आप रिलायंस बता रहे हो, तो यही रिलायंस जो अगर नंबर 25 पे भी आई तो अंदाजा लगाओ रिलायंस का कितना मार्केट कैप हो जाएगा। और जब रिलायंस बड़ा होगा तो नीचे उसके कितने सप्लायर्स है, राइट राइट, वो भी तो बड़े होंगे, एब्सोल्युटली, उनको सपोर्ट तो यही करेगा ना, मतलब छोटी कंपनीज तो बड़ी होंगी होंगी। Yes. सो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा पॉजिटिव इकोसिस्टम है, मार्केट्स विल हैव देयर ओन टाइम्स ऑफ गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, चलता रहेगा। आपको एक चीज फोकस करनी है, डोंट फोकस ऑन more returns, focus on average returns for above average period of time. Average returns are good 12%, 13%, पर ड्यूरेशन होनी चाहिए 20 साल, 30 साल, 40 साल, तब आपकी वेल्थ बनती है। तो वेल्थ कंपाउंडिंग, डबलिंग होती है ना जब वेल्थ की, तो आप सोच नहीं पाते कहां पहुंच गया पैसा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट पीपल शुड फोकस ऑन। और एक चीज ज्यादा फोकस करें कि अपनी एक्टिव स्किल्स को इंप्रूव करें, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जहां भी है अपनी इनकम को बढ़ाएं, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी सेविंग बढ़ेगी, जितनी सेविंग बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टिंग बढ़ेगी, और जितनी इन्वेस्टिंग बढ़ेगी उतना ज्यादा आप वहां पे पैसिव इनकम में बेनिफिट ले पाओगे। आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल शुड फोकस ऑन। पीपल शुड नॉट फोकस ऑन सिटिंग कि भाई मैं स्टॉक मार्केट से रोज का $1000 कैसे कमा लूं, $1000 कैसे कमा। आई थिंक दैट्स नॉट अ विनेबल गेम, वो आप जीत ही नहीं सकते। सो टेस्ट मैच की तरह खेलो, स्टॉक मार्केट टेस्ट मैच समझो और क्रीज पर बने रहो, बस टिके रहो, टिके रहो। कोई बॉलर आएगा आपके, हाँ आएंगे हो सकता है 5 ओवर नहीं आए, यस नहीं है, कोई नहीं बात आएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक ओवर होगा जब आपको फटका भी पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, बस बने रहो, 3 विकेट नहीं गिरने चाहिए आपके। राइट राइट। और आपने देखा है कि टेस्ट मैच में अब क्योंकि 1 डे 20 आ गया, तो टेस्ट मैच में भी वो प्लेयर 1 डे की तरह खेलते हैं, और टीम का पहले होता था 600 रन बन गए, 500 बन सर गए, 3 दिन में खत्म मैच। यस, पहले 5 दिन में ड्रॉ होते थे, कभी कभी 5 दिन में ऐसी स्थिति होती थी कि दोनों टीम्स की एक इनिंग पूरी नहीं कर, हाँ पूरी हो पाती थी। अब साइकोलॉजी चेंज हुई है, साइकोलॉजी चेंज हो गई है क्योंकि T20 आ गया है। यस, तो आप फटाफट रन बनाना चाहते हो। और सर मैं बता रहा हूँ, इसी साइकोलॉजी की वजह से हम जैसे लोग पैसा कमा लेते हैं। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि हम अभी भी टेस्ट मैच वाले हैं, तो हमें पता है हाँ ठीक है चलता रहेगा, इसी टाइम पे ये लोग निकालेंगे पैसा अपना, कितना भी बोल लो। अब देखो SIP स्टॉपेज रेशियो सर 106% हो गया, यानी कि 100 लोगों ने नया SIP किया, 106 लोगों ने SIP निकाल लिया। तो ये क्या दर्शाता है? ये वही दर्शा रहा है कि लोगों में अभी भी वो कन्विक्शन नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली क्या, जितने लोगों ने SIP चालू करी ना ज़्यादातर 2020 के बाद की, तो मार्केट ऐसे गई है उसके बाद। अभी थोड़ी सी ऐसे हुई तो देखा ही नहीं, वो कहते हैं ना, इट विल सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज। राइट राइट राइट। तो नाउ द मेन एंड द बॉयज आर गेटिंग वीक हैंड्स निकल जाएंगे, फिर मार्केट बाउंस बैक फिर करेगी। सही बात है। और फिर ये लोग वापस आएंगे हायर वैल्यूएशन पे। एग्जैक्टली। तो आज इन्होंने 100 पे थे, 100 तक पहुंचे मेहनत करके, 80 पे बेच दिया, अब ये 140 पे एंटर करेंगे। तो ये 80 से 140 जो खाना था इन्होंने वो नहीं खाना। और संजय जी ये सदियों से होता है और होता रहेगा। जब तक ये मेंटालिटी ऐसी रहेगी ना, ऐसा होता है। ये क्यों है सर? क्योंकि लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। अगर सीट बेल्ट पहन लेना तो उसके बाद ये सब देखने की जरूरत ही नहीं आपको। सही, आपको ये सब देखने की जरूरत क्या है? आपकी सीट बेल्ट लगी हुई है, आपके पास FD में पैसे पड़े 6 महीने के, 12 महीने के, आपकी इंश्योरेंस एट द प्लेस है, चलने दो इसको, क्यों विचलित हो रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आता है सर फोन, अब कौन किसका पोर्टफोलियो नहीं गिरा? मेरा नहीं गिरा क्या? मेरा भी गिरा है, सबका गिरा है, पर कोई दुख नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यस, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। स्टेज पे आके पहले जब मैं ट्रेडिंग करता था, गिरता था पोर्टफोलियो, क्यों मार्जिन मनी बहुत यूज की होती थी, लिवरेज, तो डर जाते थे यार कहीं खत्म ना हो जाए, बेच के निकल जाओ, जितने हैं उतने, क्योंकि आपने लेवरेज ली हुई थी। राइट राइट, सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। एग्जैक्टली। तो अब तो गिरने से होता है यार, चलो थोड़ा सा अनयूज्ड जो अमाउंट पड़ा हुआ है उसमें अपॉर्चुनिटीज मिल गई कि डॉलर कास्ट एवरेज कर सकते हैं आप। yes. और ये जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं, मैं तो कई बार सोचता हूँ ये हमें हेल्प करते, हर बंदे को हेल्प कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। नंबर 1 तो हमें हेल्प करते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर, लिक्विडिटी मार्केट में बड़ी अच्छी बिल्कुल सही कह रहे है ना। आपका बिड एंड आस्क रेशियो याद है पहले वक्त में बहुत कितना हुआ different, बहुत करता gap होता था, था। अब इनके ट्रेडर्स की वजह से 1 पैसे का 5 पैसे का रहता है बेचो, हमारे। ऐसे बिकता है माल, वॉल्यूम जितना मर्जी बेचो, जितना मर्जी खरीदो। दूसरा, ये स्टॉक एक्सचेंज में जो बिल्डिंगें बना रहे हैं। तीसरा, ये जो स्टॉक ब्रोकर्स के एम्प्लॉइज हैं उनको अच्छे बोनस, अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, तो ये काफ़ी समाज सुधारक का काम कर रहे हैं। पर सर क्या ना, कहावत है कि
किसी को ठंड लग रही हो ना तो अपना घर जला के गर्मी नहीं देते, बट नहीं समझेंगे लोग। आई होप आप लोग समझ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आई हैव अंडरस्टूड। नहीं संजय जी, आप जो काम कर रहे हो कि इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हो, प्रॉपरली सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग को प्रमोट करते हो, और गलतियां ना करने वाली जो बात है, ये लोगों की, मैं कहता हूँ 10% लोगों को भी समझ आ जाए, बहुत बड़ा फर्क किसी पड़ता की है। जिंदगी में सर एक बार सुधार आ मैं जाए। दुबई था और एयरपोर्ट पे मुझे कपल मिला, जी दे आइडेंटिफाइड मी और वो मेरे पास आके बैठे और बोले सर जी सर आपके बोलने से पहले से हम इन्वेस्ट करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम अ गुड टाइम 5 years हो गए, पर आपके बोलने के बाद हमें समझ गया हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पीपल डोंट नो देयर वाई, उनको पता ही नहीं मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का। सब खिचड़ी बना के रखी। सर एक क्लाइंट मिला 56 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए, हर क्वार्टर में जाता था, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड उसको जोड़ लिया, पैसे ज्यादा थे, अच्छा एसआईपी कर रहा था 5 लाख रुपए महीने का। अब आप एंड ऑफ द डे यार क्या अचीव करना चाहते हो? हर चीज आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते ये सारी चीजें। अब सर मैंने एक म्यूचुअल फंड खरीदा 2016 में, उससे बेटर म्यूचुअल फंड्स आए 2021 में, मैंने चेंज नहीं मारा। आज देखता हूं फिर भी रिटर्न्स में आधा 1% का ही फर्क है दोनों में। अब मैं उसमें से निकलता, बाहर जाता, कॉस्ट बेयर करता, टैक्सेस देता, इनएफिशिएंसी लाता, वर्सेस मैं बैठा रहा, तो एक आधे % का ही फर्क आया, उससे ज्यादा फर्क आया नहीं। सही बात है। और एक बात आपको वारन बफेट की बता दो कि वो शर्त लगी थी उसकी 10 साल में हाँ 10 साल वाली टेड सीडस टेड सीट्स के साथ, तो थोड़ी सी बता दो दर्शकों को जरा। सर देखो बहुत सिंपल है, उसने एक बेट लगाई 2008 के बाद कि भाई 10 साल में दोनों हम पैसा डालते, देखते कौन ज्यादा अच्छा रिटर्न बनाएगा। टेड सीडस हेज फंड मैनेजर था, तो उसने पूरी टीम रखी, रिसर्च की, सब कुछ किया। वॉरेन बफेट ने उठा के पैसा डाल दिया इंडेक्स फंड में, S&P 500 में डाल दिया। 10 साल बाद S&P 500 ने 86% रिटर्न दिए थे और टेड सीडस ने 36% के आसपास रिटर्न दिए थे। तो शर्त हारने से 1 साल पहले सरेंडर करके $1 मिलियन दे के चला गया, बोला यार तू छोड़ो यार मैं नहीं जीत Yes, सकता तेरे yes. के। आई थिंक सर ये जितना लोग जल्दी समझ जाएं कि ये विनेबल वॉर नहीं है। अगर आप इंडेक्स में भी पैसा डालोगे तो आप इस देश के 90% लोगों से ज्यादा अच्छे रिटर्न कमाने वाले हो। एब्सोल्युटली, ये बात समझ आनी चाहिए लोगों को। हाँ, और जो आपको टॉप 10% पे लाएगा ना, वो आपकी एक्टिव इनकम लाएगा। आप अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करो, स्किल्स बिल्ड करो, Yes, yes. जॉब में अच्छा करो, तनख्वाह तेजी से बढ़ाओ, बिजनेस करते हो तो बिजनेस अच्छा करो, साइड हसल करो, फ्रीलांसिंग करो, जो करना है करो, पर एक्टिव इनकम पे फोकस करो। अब म्यूचुअल फंड्स में लोग देखो इतने इतने प्रोफेशनल्स हैं, वो 15-16% रिटर्न लेके आते हैं, वो क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड। एब्सोल्युटली। तो हम सोचते हैं कि उनको बीट कर देंगे, हम 22% रिटर्न ले लेंगे उसी सर 85% ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू बीट देयर बेंचमार्क। राइट, मतलब 100 में से 15 ही म्यूचुअल फंड्स है जो बेंचमार्क बीट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप विनेबल वॉर ही नहीं है। हाँ, हम और तुम, मतलब हम लोग इतने कैपेबल हैं कि उनको भी बीट कर पाएंगे? नहीं कर, कोशिश करते हैं हम, हो नहीं सर पाता। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ इसको ना, इसमें एक साइकोलॉजी क्या चलती है कि कभी एक साल में ना एक व्यक्ति 50% रिटर्न बना लेता है, तो उसको लगता है मैं ये कंटिन्यू कर पाऊंगा। यस। पर अगर मैं उससे पूछूं ना कि तुमने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न बनाया, तो वो आंसर उसको रियलाइज होता है, हाँ यार मैंने तो कुछ बनाया नहीं। सर मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो जो था उसने आज तक रिटर्न्स बना के नहीं दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं एग्जिट कब लेना है, एंट्री कब लेना है। ठीक है, दैट्स नॉट आवर जॉब। हमने एक स्टॉक ले लिया, वो नीचे गिर गया, अब हम वेट कर रहे हैं। अब हम बेचेंगे कब? जिस दिन वो मेरी खरीदी भाव पे आएगा, उसके बाद वो चढ़ जाएगा। तो अंत में जाके रोते क्या? कमाओगे कहाँ से? कमाई हुई नहीं, 3 साल खराब हो गए। अब आप रोगे क्या? यार जब मैं खरीदता हूँ स्टॉक नीचे चला जाता है, जब मैं बेचता हूँ स्टॉक ऊपर चला जाता है। अरे भाई क्यों पढ़ रहे हो सब चक्करों में? काहे दिमाग लगा रहे हो? आराम से ETF खरीदो, म्यूचुअल फंड खरीदो, बास्केट है, बास्केट कभी जीरो नहीं होता। सिंपल सी बात। बिल्कुल। निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में एक कंपनी मरेगी तो बाकी एक और घुस जाएगी। 50 कंपनी में से 49 तो फिर भी जिंदा रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विनेबल वॉर नहीं है। मत फोकस करो, इंडेक्सेस पे डालो। सेफ चलना है निफ्टी 50 में डाल दो, अग्रेसिव जाना है मिड कैप में डाल दो, बहुत अग्रेसिव जाना है स्मॉल कैप में डाल दो। स्मॉल कैप में भी कचरा मत खरीदो, स्मॉल कैप की पहली 250 कंपनियां खरीदो, जो बड़ी 250 कंपनियां, दैट्स इट। हमारे देश की टॉप 500 कंपनी पे बेट करो, आप गलत हो ही नहीं सकते ओवर लॉन्ग रन। निफ्टी 500 है ना, उस पर बेट कर लो, आप गलत हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि देश की टॉप 500 कंपनी कहाँ जा रही है भाई? वो अपने आप निकाल देंगे, जो अच्छी कंपनी है उसको निकाल के दूसरी डाल देंगे। ये शफल होती रहेगी इंडेक्स। आपका काम वो कर रहे हैं। हाँ, आपका काम वो कर रहे हैं ना, आपको क्या परवाह करनी? अच्छा, आपको ज्यादा रिस्क लेना है, फैक्टर इंडेक्स ले लो। फैक्टर इंडेक्स में क्या होता है? आपने निफ्टी 500 लिया, उसमें मोमेंटम 50, यानी 50 वो स्टॉक 6 महीने में चर्न होते रहेंगे जो मोमेंटम देते हैं, आप वो ले लो। निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50, यानी कि 250 कंपनियों में से 50 कंपनियां निकाली जाएंगी हर 6 महीने में जिनमें क्वालिटी है। हो गया, आपका काम हो गया। तो बहुत सिंपल चीजें हैं सर, पैसा बनाना मेरे हिसाब से पैसिव इनकम से बहुत ईजी है।
इट्स जस्ट आपका मानसिकता लंबे समय की होनी चाहिए। आप अपनी सीट बेल्ट पहन लो ताकि आपकी रोजमर्रा के जीवन में प्रॉब्लम ना आए, और उसके बाद लंबे समय के लिए अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करो, मस्त रहो। बड़ा मज़ा है, देखो जी आपका कैपिटल अगर बड़ा एक बार कर लिया आपने, पेशेंस रख के अपनी सैलरी से, जॉब से बचा के, एसआईपी करके एक बार कैपिटल आपका बन गया, उसमें से 80% तो आप डिपेंडिंग ऑन योर ओन चॉइस एक साइड पे पैसिव इनकम रख दो, बिल्कुल। बाकी पैसा थोड़ा बहुत आप 50% रिटर्न लो, हाँ। खेलो उससे, करो ट्रेडिंग जो बस करनी है सीख के। करो। हाँ सीख के, भाई ऑब्वियसली ऐसे नहीं, तुक्का नहीं, Obviously, तुक्के नहीं, तरीके से करो ना। या वो तो समझने की जरूरत तो है ही। ये नहीं कर रहे ना लोग सर। लोग क्या करेंगे कि किसी का यूट्यूब वीडियो देखेंगे और वो स्ट्रैटेजी लगाते, अरे क्यों? या अपनी खुद पहले की सीखो। अरे भाई आदमी डॉक्टर बनता है 5 साल लगते हैं, बिल्कुल सही। आपको ट्रेडर 5 मिनट में कैसे बन सकते हो यार? जिसमें सबसे ज्यादा मानसिकता का कंट्रोल है। और इन सब के बाद भी मैं तो हमेशा कहता हूँ डे ट्रेडिंग फिर भी आप डे ट्रेडिंग तो मेरे 50 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं एक बात कहता होता हूँ जी, कसिनो में भी, यहाँ भी 50 साल का एक्सपीरियंस है आपको जुआ खेलने का कसिनो में, आप जीरो, राइट। उसके बाद एक नया आदमी आता है जिसको जीरो एक्सपीरियंस है, आपके और उसके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट बराबर है। ऑलमोस्ट सेम। एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं करता। जब डे ट्रेडिंग के खिलाफ मैं बोलता हूँ तो लोग कहीं कहते हैं जी तू आप डे ट्रेडिंग नहीं करता तो करी नहीं तूने। भैया मैं अपना हिस्सा दे चुका हूँ डे ट्रेडिंग हाँ, हम वो फीस भर चुके हैं। तो दे चुका हूँ मैं, हम वो फीस भर अब चुके हैं। और नहीं, हाँ फीस भर चुका हूँ मैंने, वो नहीं और देना। अब मुझे आप जैसा आसान तरीका जो आपने बताया वो मुझे समझ में आ गए हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे, यस, धीरे धीरे चलोगे, बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी बचाओगे, हर बार मिलेंगे। मिलेंगे। ओके संजय जी, बहुत ही मज़ा आया बातचीत करके। ये होता है कि एक्सपीरियंस आदमी से बात करके, क्योंकि गुजरे हुए आपसे उस सब चीज़ों से, तो आप जो बीती है, आप बीती है, तो हरिद्वार में नहीं मिलना हमने, बार बार मिलना में, बार बार मिलना है। तो दर्शकों आप देख लो अभी कितनी बार मिलना है आपने। और जो इन्होंने बताया अगर उसमें से आप 10 में से 2-3 चीज़ें भी ग्रहण कर लो तो हमारा ये पॉडकास्ट किया हुआ सफल हो जाएगा। किसी लेखे लग गया साड़ा। ठीक है जी, तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मौका दिया आपने अपने साथ बैठने का। तो फिर कभी दोबारा और हम कंटिन्यू करेंगे इस बात यूएस को। मिलेंगे सर आपसे। यूएस में, ठीक है जी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।